हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरस्वती स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल पर जीके के टॉप 400 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें एक दिन में 100 क्वेश्चन को कराया जाता है, जो कि जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने 400 जो क्वेश्चन था, 400 क्वेश्चन उसमें से 200 क्वेश्चन को करा दिया था। अगर आप लोग उन 200 क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 200 प्रश्न का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज का जो प्रश्न है, आज भी हम लोग 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। 100 प्रश्न को डिस्कस करेंगे आज और 100 प्रश्न कल, तो इसका सीरीज जो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न को देख लेते हैं कि चीन की मुद्रा कौन सी है। चीन की जो नेशनल करेंसी है वो क्या है, तो युआन है। चीन की राष्ट्रीय मुद्रा युआन। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि चीन की राजधानी कहाँ है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर चीन की जो मुद्रा हो जाएगी वो युआन हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। तो हेनरी डुनांट थे। कभी कभी आपको डुनांट ना देकर हेनरी ड्यूनेंट दे देगा, आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। हेनरी ड्यूनेंट भी होता है और डुनांट भी होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा, ठीक है ना। एनीमिया नामक रोग हो जाएगा अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक और बात याद रखनी है, एक दो तीन बात हम बता देते हैं, इससे संबंधित प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड के किस पार्ट में पाया जाता है जी, तो आरबीसी वाला पार्ट में पाया जाता है। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। और रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और यही हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग होता है, ब्लड का जो कलर होता है वो आपका रेड होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है, फिर कौन कहलाती है। तो सरोजनी नायडू भारत कोकिला कहलाती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाई थी या फिर किसने बनवाई नहीं शुरू करी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाने शुरू की थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो मदन मोहन मालवीय ने करी थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, ठीक है ना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो चाणक्य जी थे। कौन थे जी, चाणक्य थे अर्थशास्त्र के लेखक। कभी कभी ऑप्शन में आपको चाणक्य ना देकर कौटिल्य दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऑप्शन में कोई एक ही देगा, चाणक्य देगा या फिर कौटिल्य, आपको देख लेना है कौन सा ऑप्शन है। चाणक्य रहेगा तो आपको चाणक्य पर टिक करना है, अगर आपको कौटिल्य होगा तो कौटिल्य पर टिक करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद स्मारक जो है वो कन्याकुमारी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। दक्षेस बोले तो इसका इंग्लिश नाम होता है सार्क। इसको बहुत कम लोग जानते होंगे, दक्षेस को इसका इंग्लिश नाम होता है सार्क, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए ना, चलिए रेड कर देते हैं। तो सार्क इसका अंग्रेजी नाम है सार्क, ठीक है ना। और सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहने दीजिए और जगह कम पड़ जाएगी, चलिए लिख देते हैं। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन, SASSOCIATION, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल रीजनल यहाँ पर कॉरपोरेशन, COOPERATION COOPERATION, ये हो गया आपका सार्क का फुल फॉर्म। उसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है सार्क से
कि सार्क की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो सार्क की जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और कहाँ हुई थी जी? तो ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ है जी? तो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ इसके सार्क का जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। काठमांडू में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और काठमांडू किस देश की राजधानी है? तो नेपाल की। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इसमें कितने देश हैं जी? इसके मेंबर्स कितने देश हैं? तो 8 देश हैं इसके सदस्य हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न आपका पूछता है कि काठमांडू का दक्षिण का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है दक्षिण में कितने सदस्य हैं? तो मैंने बताया 8। आप लोग यहाँ पर इसका आंसर देख लेंगे। यहाँ पर इसका नाम भी दे दिया है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये जो 8 कंट्री हैं जो सार्क के मेंबर हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है इसकी लंबाई। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विश्व में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? या फिर विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन होता है। और इंडिया में किस जगह होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि ग्रांड ट्रक रोड की स्थापना किसने की थी? ग्रांड ट्रक रोड की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रक रोड की स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी के ही शासनकाल में पहला सिक्का को ढाला गया था। सिक्कों को पहला ढाला गया था किसके शासनकाल में? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और ग्रैंड ट्रक रोड को जीटी रोड भी कहा जाता है। जीटी रोड कहा जाता है इनको। और आपको पूछ देगा कि NH2 का निर्माण किसने करवाया? NH2, एक मिनट दोस्तों, NH2 का निर्माण इसी ने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है जी? तो स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम स्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी कि स्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ये भी आपको याद रखना है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? स्कॉर्बी हो जाएगी, आपको याद रखना है। उसके बाद दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी होता है वो केवल खट्टे चीज़ों में पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में केवल पाया जाता है, खट्टे चीज़ में। ये आपको याद रखना है। खट्टे चीज़ बोले तो नींबू, नारंगी, संतरा, ये सब में आपको विटामिन सी पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। और विटामिन सी का जो सबसे प्रचुर मात्रा होता है वो आंवला में पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है यानी कि केमिकल नेम वो होता है आपका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और आपको एक सवाल बनता है इससे कि विटामिन डी की प्राप्ति किससे होती है? तो आपको एक बात याद रखना है कि विटामिन जो होता है डी होता है ना, वो सूर्य किरणों से भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। रे ऑफ सन जो होता है उससे विटामिन डी की प्राप्ति होती है, अभी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस विटामिन की जो कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा? तो विटामिन के की कमी से ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वो नहीं जम पाएगा, ठीक है ना। ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नेप्थोक्विनोन या फिर फाइलोक्विनोन होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विटामिन ई का कमी से कौन सा रोग होता है? इसको मैंने पहले ही बता दिया था पिछले वीडियो में। तो बांझपन नामक रोग हो जाएगा। बांझपन जो होता है पुरुष और महिलाओं दोनों में होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विटामिन सी का रासायनिक नाम, अभी तो मैंने बताया स्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, 4 ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में
सोल्यूबल विटामिन होते हैं, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वो सब घुलनशील होते हैं। और विटामिन बी एंड सी, दो ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये जो विटामिन है वो सब में घुलनशील विटामिन, वो हमारे शरीर में स्टोर रहता है। मतलब किस अंग में स्टोर रहता है? स्टोर रहता है बोल तो लीवर में स्टोर रहता है। लीवर में हमारे शरीर में स्टोर रहता है वो असल में घुलनशील विटामिन लीवर में स्टोर रहता है हमारे शरीर में पहले से, ठीक है ना। और विटामिन बी और सी जो वो जल में घुलनशील विटामिन है वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है जी? तो आपका रासायनिक नाम NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है रासायनिक नाम। इसका सूत्र होता है NaCl, आपको याद रखना है। यहाँ पर प्लस से लिखा गया है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड क्लोराइड होता है इसका रासायनिक नाम, और जो सूत्र होता है वो होता है NaCl, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोक्स ऑक्साइड यानी कि N2 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, अभी आपको पहले से ही मालूम है, मेरे को मालूम है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? आपको तो यहाँ प्रश्न में एक प्रश्न है, पीतल क्या है जी? तो पीतल एक मिश्रण होता है, और किन दो चीज़ों का मिश्रण होता है? तो किन किन चीज़ों का? तांबा एंड जस्ता का ये मिश्रण होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला प्रश्न है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये मैंने अभी बताया कि विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया जो होती है उसको दान किया जाता है नेत्रदान में, ठीक है ना। जब नेत्र को दान किया जाता है तो आँख का पूरा आँख थोड़ा ना पूरा दान कर दिया जाता है, उसका जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है वही उसी को दान में दिया जाता है। यह बात तो आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन होता है। यहाँ पर जगह भी नहीं मिल पा रहा है, तो साइनोकोबालामिन हो जाएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम करते हैं कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, आपको याद रखना है। कोशिका का जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं RBC का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है, बनेगा बोन मैरो में RBC का निर्माण होता है। इससे संबंधित जो प्रश्न है मैंने आपको इसके पीछे बता दिया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भी प्रयोग में लाया जाता है, तो स्पिगोमैनोमीटर का उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या होती है, क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है। रोम बोले तो रैंडम रीड ओनली मेमोरी होती है। एक होता है रैम, और रैम का फुल क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपको हमें ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म मैं बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। और सूरत कहाँ है जी? आपको याद रखना है। तो सूरत जो है वो गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। सूरत कहाँ है जी? तो गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। उसके बाद बढ़ते हैं तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद हमारे मुगल सम्राट अशोक नहीं, मुगल सम्राट तो कौन था जी? मुगल सम्राट अशोक जो था वो किस मौर्य काल से बिलोंग करता था, ठीक है ना। और यहाँ पर मुगल सम्राट अशोक मौर्य काल से बिलोंग करता था, हाँ मौर्य काल से, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था जी? तो आपका अकबर का जन्म अमरकोट कहाँ हुआ है? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था इनका जन्म अकबर का। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वर्ष 2014 में का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील में होगा नहीं, हुआ था। वर्ष 2014 तो बीत गया, यहाँ पर गलती से लिखा गया आयोजित हुआ था।
हुआ था, यहाँ पर आप इसको चेंज कर दीजिएगा, तो ब्राज़ील में हुआ था। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूसिया में, यानी रशिया में हुआ था। ये आयोजित कहाँ हुआ था जी? तो रशिया में। यहाँ पर आप 2 वर्ड को चेंजेस कर लीजिएगा, टाइपिंग करने में दिक्कत हो गई होगी, कन्फ्यूज टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई होगी। उसके बाद हमारा यहाँ पर भी हुआ, कहाँ हुआ था, यहाँ पर कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो अभी ग्लासगो में कहाँ हुआ था? कॉमनवेल्थ खेल कहाँ गया था? अरे ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में। उसके बाद यहाँ दोस्तों क्या किया जाए जी, आयोजित हुआ था, कर लीजिए, ठीक है ना। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद कि दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है जी? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है जी? लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जी? गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? विशेष दर्जा या फिर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, आपको देख लीजिए। तो अनुच्छेद 370 है, तो आपको याद नहीं होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई धन विधेयक है या फिर नहीं, यही प्रश्न है ना, उसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद हम बढ़ते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप होता है। महासागर तो प्रशांत महासागर। अगर आपको पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो प्रशांत महासागर, ठीक है ना। उसके बाद आपको पूछेगा महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। अगर आपको पूछ देगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है जी? तो मूसी नदी के किनारे बसा है। इससे इम्पोर्टेंट एक प्रश्न याद आया मेरे को कि नदी से कि सिरिपा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है जी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो कौन सा सिरिपा नदी के किनारे बसा है जी? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मेरे को शायद लगता है कि विजयनगर जो है वो सिरिपा नदी के किनारे बसा है। विजयनगर ही होगा, उज्जैन होगा शायद, उज्जैन। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ। सिरिपा जो है वो उज्जैन, हाँ दोस्तों, तो सिरिपा नदी के किनारे जो उज्जैन है वो बसा है, ये आपको याद रखना है। और विजयनगर जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस नगर की स्थापना? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व को सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी, वही आपको पूछ देगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश, तो आपका रसिया हो जाएगा। वही हथियार के मामले में पूछ दिया जाएगा तो भी रसिया ही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती हैं? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती हैं? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा हो जाएगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो राजस्थान होता है। और राजस्थान में आपका जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान होता है जिसका नाम है थार, वो भी राजस्थान में ही पाया जाता है। और विश्व का पूछे तो जो सबसे बड़ा रेगिस्तान होता है सहारा, ये कहाँ पाया जाता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है जी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड
की 2 राजधानियाँ कौन कौन सी हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं कौन कौन सी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, तो juba है। दक्षिणी सूडान की जो स्थापना हुई थी वो 2011 में हुई थी, और दक्षिणी सूडान है जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जिनकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उनमें ये 193 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें यह 193 देश हैं, ठीक है ना। इनमें से अंतिम जो 193 देश इसका सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो दक्षिणी सूडान ही बना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम होते हैं। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग आ गया है, नीति आयोग आ गया है। इनका भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की, 1 जनवरी और 2015 की इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर की आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हुकमैन किस खेल से संबंधित, टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। उसके बाद हम अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है, तो 24 होती है, 24 तिलियाँ होती हैं। और अशोक चक्र आपको देखने को मिलेगा सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसमें इस तरह का एक गोल होगा। ये तो गोल नहीं बना, 1 मिनट बना देते हैं यहाँ पर गोल, इसको एक एरो को ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने से तीली को डाल देते हैं, 1 मिनट यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एक सेंटर हो जाएगा, सेंटर तो नहीं, यहाँ पर इस तरह का जो लाइनें होती हैं वो 24 होती है, आपको याद रखना है 24 होती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं तिलिया बोलते हैं या फिर आरे बोलते हैं। कितनी होती हैं, 24 होती हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की भारत में सबसे पहली फिल्म जो बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र बनी थी। हरिश्चंद्र कौन थे जी, ये तो आपको मालूम ही होगा, तो कभी झूठ नहीं बोलते थे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिज होती है, कौन सी हड्डी होती है जी सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपिज होती है। स्टेपिज कहाँ होती है, तो कान की जो एक हड्डी होती है स्टेपिज कान की हड्डी होती है, जो कान में होती है स्टेपिज हड्डी। उसके बाद हम बात करें सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर हो जाएगी, कहाँ होती है, जांघ की हड्डी होती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती है, 639, और हड्डियाँ कितनी होती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो कितने दिन का होता है, तो 20 से 120 दिन का जीवन काल होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नहीं अगले प्रश्न में नहीं पढ़ेंगे, इसको थोड़ा डिस्कस कर लें। आरबीसी का जीवन काल आपका तो हो गया 120 दिन, ठीक है ना, 20 से 120 दिन। वहीं आपको डब्ल्यूबीसी का पूछ देगा, डब्ल्यूबीसी का ये भी आपको संग संग पूछ सकता है कि इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका फुल डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, और आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले पर जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते के परत को चढ़ाने क्या कहते हैं, जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की। उसके बाद हम सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है जी, डिगबोई कहाँ है जी, असम में है, और असम की राजधानी कहाँ है जी, तो दिसपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। इससे संबंधित जो प्रश्न बन रहेंगे इससे भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमें यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद किसकी राजधानी है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था जी, तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था इसका निर्माण। उसके बाद हम बात करते हैं कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित हुआ गया था, तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। उसके बाद श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति व्हाइट क्रांति रिवॉल्यूशन जो है वो दूध से संबंधित है, यानी कि मिल्क से संबंधित है, ठीक है ना। एक वीडियो लेकर आऊँगा केवल क्रांति से संबंधित, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, बहुत जल्द इसका वीडियो लाने वाला हूँ। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो फेरी क्वीन जो है भारत का सबसे पुराना चालू रेलवे इंजन है।
उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा कब हुई थी। तो 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी चीनी आक्रमण के समय। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जी, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। एक और बात, ये जो प्रश्न हम लोग करा रहे हैं उसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सरस्वती स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, तो आपको ग्रुप में इसका PDF मिल जाएगा। अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगले प्रश्न, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी ही हैदराबाद है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत पर, और भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था। तो मेगास्थनीज था। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, क्या है जी, सिलोन। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो फंक ने की थी, विटामिन खोज फंक ने की थी। उसके बाद स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती हैं। तो आयरन, क्रोमियम और निकल की होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कांसा की मिश्र धातु होती है। तो कॉपर और टीन की होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया गया था जी। 1893 में गए थे। उसके बाद हम कहाँ हुआ था जी, शिकागो में हुआ था। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, और कहाँ हुआ था जी, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में मैंने 3-4 प्रश्न और हैं जो फर्स्ट या फिर सेकंड वीडियो में करा दिए हैं। इसका जो सीरीज कर रहा था 400 में से शायद फर्स्ट में कराएंगे, सेकंड में मेरे को मालूम नहीं है, तो देख लीजिएगा। इसमें 3-4 प्रश्न रिलेटेड हैं, तो मैंने इसमें भी करा देता हूँ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। अमृतसर कहाँ स्थित है, पंजाब में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसकी उपस्थिति में हुआ था, किसने करवाया था। तो जनरल डायर ने करवाया था, जनरल डायर ने करवाया था, ठीक है ना। और जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी, ये भी आपको याद रखना है, यही मैंने उसमें बताया था, ठीक है। इससे 4-5 प्रश्न आप बन गए। उसके बाद हमारा पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, और सबसे छोटा दिन कब होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय की लाठी से मृत्यु हो गई, मर गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का ज्ञान नाम क्या है। नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में, तो ऋग्वेद में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मानव का शरीर कैसे पाचन और क्रिया। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है। तो छोटी आंत में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत होती है, सबसे बड़ी लंबाई वाली आंत होती है छोटी आंत। इसका उल्टा नाम कर दिया ना, बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत छोटी होती है, छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आनुवंशिकता का नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मानव द्वारा निर्मित पहला धातु तांबा है, कॉपर, ठीक है ना। और यही आपको पूछेगा कि मानव द्वारा सबसे पहले किस पशु को पालतू पशु बनाया गया था। तो कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पृष्ठीय तनाव पर यह कार्य करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि शहतूत के कीड़े रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो शहतूत, ठीक है ना। उसके बाद हमारे राजस्थान के खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबे की खान के लिए राजस्थान के खेतड़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है जी। तो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा, साँझ का तारा,
और पृथ्वी का वहन भी कहा जाता है इनको, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे चमकीला ग्रह भी होता है ये। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मनुष्य की आँख के कौन से वस्तु मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब इसके रेटिना पर बनता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यानी कि 297 नंबर जो प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो विकिरण के द्वारा होता है। उसका अगला प्रश्न है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था, तो वाटसन और क्रिक ने इसको पता लगाया था। वाटसन एवं क्रिक ने इसको बनाया था। यहाँ पर द्विगुणित पूछेगा, द्विगुणित कुंडली या फिर डबल हेलिक्स, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम बताते हैं ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता जो होती है डेसिबल में मापी जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है नहीं जो हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि 300 नंबर जो प्रश्न है वो है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो एपीकल्चर कहलाता है। ये रहा आज का हमारा 100 क्वेश्चन। हाँ, बचा 100 क्वेश्चन और वो आपको अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो आप उस 2 प्रश्नों को भी आपको देख लीजिएगा, 2 वीडियो को जिसको मैंने करा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब इस चैनल पर न्यू न्यू वीडियो अपलोड किया जाए वो भी एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो, तो आपको देखने में उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।